हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो मैंने मैराथन क्लास शुरू की है उसके स्किल डेवलपमेंट क्लास में आपका मैं वेलकम करता हूं। आज हम लोग इस स्किल डेवलपमेंट क्लास में ऐसे राइटिंग की जो स्किल होती है उस पर बातचीत की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग ऐसे एग्ज़ाम जो है यूपीएससी का उसके नेचर को समझने की कोशिश करेंगे, उसके इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे और यूपीएससी उसमें किस तरह से अपने कॉम्बिनेशंस को मूव करता है मार्क्स को लेकर और आपकी उसको लेके क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, उसको डेटा के आधार पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि आगे जब हम लोग चलें तो बेहतर प्लानिंग के साथ चल सकें। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले हम लोग इस एग्ज़ाम के नेचर को समझ लें, तभी हमें साफ-साफ रास्ता दिखाई देगा। एक बार नेचर भाँप गए, तो फिर दिमाग में एक एजेंडा तैयार कर सकेंगे कि अच्छा ऐसा है, तो उसको इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन सकेगी। तो आइए, आज हम लोग ऐसे पर बात करें। ऐसे पर की बात करूँ मैं, तो इसका यूपीएससी एग्ज़ाम में बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक कारण मैं आपको बताऊँ थ्योरेटिकल भाषा में, तो शुरुआत जब यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते थे, तो उसमें ऐसे को इंक्लूड किया गया था। बीच में छोड़ दिया गया था, बीच में ऐसे हटा दिया गया था, लेकिन वापस से ऐसे को लाया गया। वापस से ऐसे को लाया गया क्योंकि उस यूपीएससी को लगने लगा कि इसके बिना हम लोग सही सिलेक्शन नहीं कर सकते, सही स्टूडेंट, सही सिविल सर्वेंट का चुनाव नहीं हो सकता, तो ऐसे को वो वापस लेके आए। एक तो समझिए कि ऐसे इम्पोर्टेंस पता चलता है और जब आप इसके मार्क्स के कॉम्बिनेशंस को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो स्कोप है मार्क्स का, वो भी इसके इम्पोर्टेंस को बिल्ड करता है और सिलेक्शन में भी इसका बहुत रोल है आपके। मेंस का अपना वेटेज होता है, सबसे हेवी बिल्डिंग आपके मार्क्स की वहीं तैयार होती है और उस हेवी बिल्डिंग को तैयार करने में ऐसे का जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही मेजर है। यूँ कहिए कि उस बिल्डिंग में जो जितने भी पार्ट्स होंगे, मेंस के मार्क्स को बिल्ड करने में, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऐसे कर सकता है। आइए अब हम कुछ डेटा के आधार पर इसके नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं कुछ डेटा लिखूँगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी के कॉम्बिनेशंस कैसे मूव करते हैं यहाँ।
आइए ज़रा हम लोग अब ऐसे के नेचर को समझें और इसके कॉम्बिनेशंस को भी देखें और इसके उस चीज़ को हम लोग फैक्टर को गेस कर सकें, उसको स्ट्रक्चर कर सकें अपने में कि कैसे हमें आगे जाना चाहिए। ये जो हैं, स्कोर हैं अलग-अलग पेपर्स में मेंस के, टॉपर्स के इन ईयर्स में। ये टॉपर्स के मार्क्स हैं, जिनका रैंक 1 रहा है। 2022 में अगर आप देखेंगे तो ऐसे में इनको 137 आया था। यहाँ 121, यहाँ 130, यहाँ 88, यहाँ 112। 2021 की बात करें तो 132 ऐसे में, यहाँ 1 GS1, GS2, GS3, GS4, 119, 128, 108, 139। 2022 की बात करें तो ऐसे में देखिए 134, यहाँ 115, 111, 92, 106। 2019 114 ऐसे, इधर 108, 115, 101, 157। 2018 ऐसे में 133, यहाँ 98, 117, 117, 116। 2017 ऐसे में 155, यहाँ 123, 123, 136, 95। अगर इसके बेस पर हम कुछ समझना चाहें तो आप ऐसे के मार्क्स अगर देखेंगे तो देखिए, ये बाकी पेपर्स के मार्क्स आप देखिए और ऐसे के मार्क्स आप देखिए, तो आप देखेंगे कि इनके कॉम्बिनेशन से ऐसे के मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। 1-2 साल बस यहाँ आपको दिखाई देगा, एक यहाँ और एक यहाँ। इन दोनों साल में GS4 में थोड़े मार्क्स ज़्यादा हैं ऐसे से, बस 2 साल। वो भी इसलिए क्योंकि GS4 भी स्कोरिंग है, अगर कोई उसमें एक्स्ट्रा फ़ोकस करता है तो। फिर भी ये कंसिस्टेंट नहीं है। आप देखिए 95 तक भी चला गया है लेस। कहाँ 95 यहाँ आ रहा है, कहाँ यहाँ 155 आ रहा है, ऐसे में। मीन्स ऐसे पेपर जो है वो बहुत स्कोरिंग है इनके मुकाबले में। तो अगर यहाँ देखिए कितने, इधर यही आप रेंज देखिए कि लगभग इसी रेंज में आते हैं। 100 के आसपास, 90 टू 100 के आसपास मार्क्स होते हैं टॉपर्स के इन पेपर्स में। 90 टू 110 का एवरेज रेंज है इनका। लेकिन ऐसे में आप देखिए कितना स्कोर किया जा सकता है, 155। 2017 में एक स्टूडेंट ने 175 भी स्कोर किया था। वो मैक्सिमम मार्क्स रहा अभी तक का ऐसे का। और ऐसे में यूपीएससी की जो मार्किंग पैटर्न है, आपको 180 तक आप स्कोर कर सकते हैं ऐसे में। 180 स्कोर किया जा सकता है, जो इनमें से किसी में भी पॉसिबल नहीं। उसका मार्किंग पैटर्न ही वैसा नहीं है, वो आपको मैक्सिमम कितना भी आप अच्छा लिख दें ना, तो 130 तक ले जाएँगे GS1, GS2, GS3 में। और GS4 में भी लगभग वही होता है, उसके आस-पास कभी एक आध बार ऐसा हो गया कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी ने कुछ, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, एकाक बार। लेकिन ऐसे में आप देखिए कि बार-बार, बार-बार कंसिस्टेंटली हाई हाई मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। और इसमें आप, मतलब कि अगर इसका प्रिपरेशन आप थोड़ा और बेहतर तरीके से करो, थोड़ा अच्छे से इसको अगर आप प्रिपेयर करो, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो और इस पे आपके मेंस की मार्क्स की सबसे बड़ी बिल्डिंग की नींव रखी जा सकती है। इससे ऐसे का आपको इम्पोर्टेंस पता चला होगा और कम से कम आप यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि नहीं, मुझे ऐसे पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं थोड़ा बेहतर प्रिपेयर करूँगा, तो मेरे लिए आगे बहुत बेहतर होगा। मेरी यहाँ से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे, रैंकिंग बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाएँगे और रैंकिंग अगर अच्छी आई, तो फिर पोस्टिंग, प्रमोशंस, बाकी सब कुछ। ख़ैर, वो तो बाद की बात है। लेकिन मेंस को में सेलेक्ट होने में और रैंकिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपने हल्के में लिया, तो आप देखिए दूसरा ये भी पक्ष है आपको। अगर आपने हल्के में लिया इसको, आपके मार्क्स इसमें जानते हैं मिनिमम 20-25 तक चले जा सकते हैं। अगर आपने ठीक से नहीं सीखा इसको, तो इसके जितने कम मार्क्स स्टूडेंट को आते हैं, उतने कम दूसरे में भी नहीं आते। इसमें जहाँ एक तरफ सबसे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ सबसे कम मार्क्स भी इसी में आ सकते हैं।
इससे आपको समझ आएगा कि इसके स्किल को सीखना कितना ज़रूरी है। अगर बिना सीखे गए, तो फिर उधर चले जाएँगे और फिर आप बहुत पीछे रह जाएँगे। लेकिन अगर इसको सीख लिए, तो फिर बाकियों से आप बेहतर हो सकते हैं। इसमें चैलेंजेस हैं, स्कोर स्कोर इसका बहुत है, किया जा सकता है, सीखा जा सकता है तो आप कर सकते हैं। आप सोचिए ना 180 तक आप जा सकते हैं अगर आपने बेस्ट सीख लिया तो। और तैयारी हमेशा बेस्ट की ही होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं? एक तो इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन, बड़े अजीबो-गरीब क्वेश्चन्स लगेंगे आपको इसके। ख़ासकर अगर आप इसका फिलॉसॉफ़िकल पार्ट देखो, 2 पार्ट में ऐसे आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 होंगे और सेक्शन बी में भी 4 होंगे, दोनों में से कोई आप एक चुन लीजिए। सेक्शन ए जो है वो फिलॉसॉफ़िकल काइंड का है। कुछ एक फिलॉसॉफ़िकल स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। अब पहले आप उसको समझो, उसको समझना इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है कि स्टूडेंट देख के हार मान जाते हैं कई बार। उससे डील करने के लिए ख़ासकर फिलॉसॉफ़िकल एसे से डील करने के लिए आप बिना स्किल डेवलपमेंट अगर आपने नहीं किया है एसे में, तो आपको टच करने में भी डर लगेगा उस एसे को। और अगर आप लिखोगे भी तो सही तरीके से नहीं लिख पाओगे। उसका दूसरा पार्ट होता है जिसमें जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सोसाइटी पे पूछ लिया गया जैसे वुमेन है, एजुकेशन है और भी बहुत सारे जीएस मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स दिए जाते हैं एसे के सेकंड सेक्शन। उनके आप कुछ ना कुछ लिख लोगे अगर आपने नहीं सीखा है तो, लेकिन कुछ ना कुछ लिख लोगे, ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में लिख सको। एक स्ट्रक्चर के तहत जब आप लिखेंगे तब आपको सही मार्क्स आएँगे और स्ट्रक्चर में भी लिखा क्या जाए, कैसे लिखा जाए, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक फ्लो होता है कि एक सुंदर अच्छी-सी कहानी की तरह हमें समझ आनी जैसे हम फ़िल्म्स देखते हैं। अपने फ़ेवरेट फ़िल्म्स को आप याद कीजिए। तो जब वो देख रहे होते हैं तो ज़्यादा होता है कि हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता। किताबें पढ़ने में जहाँ किसी वक़्त आने लगे, नींद आ रही हो, उसी वक़्त आप फ़िल्म खोल के बैठिए तो देखिए आपका पलक तक नहीं झपकेगा। नींद आना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसने अपने आप को इस तरह से डिज़ाइन किया होता है। तो ऐसे उसी की तरह है, एक फ़िल्म की कहानी की तरह आप इसको कह सकते हैं, एक सुंदर सी कहानी की तरह आप कह सकते हैं। आप अपने लाइफ़ की कहानी की तरह कह सकते हैं। तो वो सीखना बड़ा ज़रूरी है। प्लस इसमें एक और बड़ा चैलेंज बहुत है कि ये आपको छोड़ देता है बिल्कुल खुला। खुला आसमान है, आप कहीं से भी इन्फॉर्मेशन ला के उससे संबंधित कोई ये नहीं कि आपको इसी पोर्शन से इन्फॉर्मेशन लिखना होगा, इसी सब्जेक्ट से लिखना होगा, यहीं से लिखना होगा, नहीं। आपने जो कुछ भी लाइफ़ में सीखा है, जहाँ भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मिला ऐसा तो आप उसको ऐसे में पुट कर सकते हो। तो ये जहाँ एक तरफ बेनिफिशियल भी है कि आपको खुला छोड़ा है उसने, बहुत चैलेंजिंग भी है। कि अब आपके पास बहुत सारी सारी चीज़ें आएँगी, उसमें आप प्रायोरिटी कैसे छाँटोगे? बहुत सारी बात तो इस सब के लिए कि हर एक पार्ट पर हम लोग यूनिक हो सकें, पहले तो स्ट्रक्चर पर, फिर अब उसको लिखा कैसे जाए, कैसे क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे स्टार्ट, कैसे बीच, कैसे फिनिश किया जाए, क्या-क्या हो, कैसे कंटेंट्स लाए जाएँ, इन सब पर अगर आप एक स्किल डेवलपमेंट कर लेते हैं, तो किसी भी तरह का ऐसे आए, अगर उस स्ट्रक्चर में आपने लिखा है, जो आपने स्किल में सीख लिया है बेस्ट तरीके से, तो एग्ज़ामिनर मजबूर हो जाएगा आपको अच्छे नंबर देने के लिए। और आपको जो भी करना है, अपने एग्ज़ाम को ध्यान में ही रख के करना है, एग्ज़ाम प्लस जो आपका एग्ज़ामिनर है। जैसे-तैसे आपने लिखा, तो उसका मूड खराब होगा और उसमें फिर वो सही से समझ न हो सकता है समझ ना पाए, समझे भी समझेगा तो वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। सही से समझने का मतलब कि वो जो आपको टॉपिक दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपने लिखा है या नहीं? उसमें उसको ज़्यादा डेप्थ में जाने की पड़ रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है आपकी कॉपी के साथ में। अगर आप उसको फ्रस्ट्रेट करेंगे, तो भी गड़बड़ है। तो एक फ्लो होना चाहिए, वो फ्लो कैसे आए? फ्लो बहुत ज़रूरी है ऐसे में ताकि
इंटरेस्टिंग लगे, आप भी पढ़ें। सोचिए आप कोई-कोई होते हैं, आप कोई-कोई फ़िल्म की स्टोरी देखते हो तो आपको बड़ी पसंद आती है। लेकिन कोई-कोई होती है एकदम बेकार, आपको थोड़ी देर में छोड़ने का मन करता है। ऐसे भी वैसा ही है। अगर आपने ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है, उसको डिज़ाइन किया है, तो एग्ज़ामिनर जो है मंत्रमुग्ध हो जाएगा, उसको पढ़ने से मन नहीं भरेगा आपका ऐसे। लेकिन अगर गड़बड़ किया आपने, तो फिर अब उसको छोड़ने का मन करेगा कि जल्दी इसको ख़त्म करो, फिर मार्क्स में गड़बड़ होंगी। तो ये नेचर है, आपको इसके लिए अब तैयार होना है। आप इम्पोर्टेंस समझ गए ऐसे कि देख लीजिए कंसिस्टेंट है, ये लगातार आपकी मदद करेगा अच्छे मार्क्स लाने में। ये आपको धोखा देने वाला नहीं है। अगर आपने इसका साथ निभाया, इसे अच्छे से सीखा, तो ये आपका सच्चा साथी बनकर आपकी उँगली नहीं सिर्फ़ पूरा हाथ को थामेगा और आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर आगे बात करेंगे। हैव अ नाइस डे।